Hello students, welcome back to my channel BGC 107 ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी। ये हम पेपर डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जो आई होप कि तैयारी तो चली रही होगी और अभी तक जो भी एग्ज़ाम गए हैं वो तुम सबके बहुत अच्छे गए होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। और चलो फटाफट से इस पेपर की स्टार्टिंग शुरू कर देते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मेडिवल एंड मार्लोवियन ट्रेजेडी विद एग्जांपल्स। आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो जो मेडिवल और मार्लोवियन टाइम की जो ट्रेजेडीज़ थी उस टाइम की, वो आपको यहाँ पर सारी बतानी है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मेडिवल को लेते हैं, फिर हम मार्लोवियन को लेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर लिख देना। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम कि मेडिवल और मार्लोवियन ट्रेजेडीज़ जो होती है ना, वाइल बोथ फॉलिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजेडीज़, इसके बारे में आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एंड बट थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली दे आर डिफरेंट इन देयर स्कोप्स, थीम्स और कैरेक्टर्स। एंड एट द सेम टाइम जो मेडिवल ट्रेजेडी है दैट इज़ रूटेड इन द मोरालिटी प्लेज, है ना, ऑफ दैट एरा, ऑफन दैट फोकस्ड ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ फिगर्स ऑफ हाई स्टेटस ड्यू टू देयर विम्स ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। और जो मार्लोवियन ट्रेजेडी है दैट पायनियर्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो, जो इन्होंने लिखा था, ही इंट्रोड्यूसेस अ न्यू काइंड ऑफ ट्रेजिक हीरो who individuals of humble origin but possessing extraordinary ambition and intellect, ठीक है, and leading to their own downfall through their own choices। मतलब कहने का है कि जो मेडिवल और मार्लोवियन ट्रेजेडीज़ की जहाँ हम बात कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो एक तरह से ड्रामेटिक पोर्ट्रेट के अंदर ही सारी ट्रेजेडीज आती हैं, बट उनके अपने कुछ स्कोप हैं, थीम्स हैं, इंटेलेक्चुअलिटी है, उसमें काफ़ी थोड़ा सा डिफ़र करती हैं उन चीज़ें। और जो मेडिवल ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो वो सारी की सारी जो नाटक होते थे उसमें होती हैं सारी चीज़ें, जैसे वो भाग्य की सनक बोल देते हैं, जिसके कारण जो हाई स्टेटस वाले लोग होते हैं उनके राइज और फॉल पर सेंट्रलाइज्ड होती है। क्रिस्टोफर मार्ले ने ये लिखा था मार्लेवियन ट्रेजेडी, ठीक है। एक अलग ही तरह का एक हीरो का इंट्रोडक्शन देती है जो है तो बिल्कुल ही साधारण सा, बट एक हम्बल ओरिजिन है, बट पोजेसिंग, उसको पोजेस कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन और इंटेलेक्ट, एंड दैट थिंग लीड्स टू देयर डाउनफॉल थ्रू देयर ओन चॉइसेस, ठीक है। अब हम एक एक करके लेते हैं इसको। चलिए, फर्स्ट हमारा होगा फोकस। जो मेडिवल ट्रेजेडी है उसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया है? मेडिवल ट्रेजेडीज जो टिपिकली सेंटर ऑन द मिसफॉर्च्यून्स। किनका मिसफॉर्च्यून? मिसफॉर्च्यून्स की बात की गई है ऑफ किंग्स, ठीक है, प्रिंसेस और एन अदर इंडिविजुअल ऑफ हाई क्लास, ठीक है, हाई सोशल स्टैंडिंग, जिनका सोसाइटी में हाई स्टैंडर्ड था, उन पर फोकस रखा गया है। थीम्स की अगर हम बात करें, थीम्स जो है दे ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ फॉर्च्यून्स फिकलनेस, ठीक है, फिकलनेस एंड द इनस्टेबिलिटी ऑफ वर्ल्डली पावर और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन एंड वाइज। कैरेक्टराइजेशन की बात कर लें हम, जो प्रोटेगोनिस्ट आर ऑफन डिपिक्टेड एज विक्टिम्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक फॉर्च्यून, ठीक है, हमेशा फॉर्च्यून की ही बात होती रहती है, रादर देन बीइंग इनहेरेंटली फ्लॉड। मतलब ये है कि जो यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन की जो बात हो गई है, इसमें जो हीरो है उसको ऑफन क्या होता है ना कि दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑफनली अफेक्टेड बाय जो आउटसाइडर पावर्स होते हैं, जैसे फॉर्च्यून हो गया कि भाग्य का शिकार हो गया, उसके रूप में दिखाते हैं, ना कि जो एक स्वाभाविक रूप में जो चीज़ें होती हैं
अगर हम गलतियाँ करते हैं तो अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मार्क्स कम आएंगे या फिर आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि नहीं, ये तो फॉर्चून में ही लिखा हुआ था, आपके लक में था कि आप नहीं पास होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक थीम तो बनाया ही था, बट स्वाभाविक था कि वहाँ पे कमी दिखाई गई है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जो एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो गॉर्पेड्यूस की हम बात करेंगे कि 1561 में जो लिखा था थॉमस सैकनेल ने और थॉमस नॉर्थन ने। ये क्लासिकल एग्जाम्पल था ऑफ सेंसेन इन्फ्लुएंस ट्रेजेडी का, जो फीचर की गई थी अबाउट द फॉल ऑफ अ किंग एंड हिज इलनेस। ठीक है, सॉरी, लीनियज। ठीक है, और हाईलाइट किया गया था द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ एम्बिशन एंड सिविल डिस्कॉर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर जो था मेडिवल ट्रेजेडीज दे ऑफन फॉलो अ क्लियर, ठीक है, लीनियर एंड विद अ राइज एंड फॉल एंड अ कंक्लूडिंग मोरल लेसन के साथ उस चीज़ को स्ट्रक्चर किया जाता था उस टाइम के जो राइटिंग होती थी उसमें। तो जो मेडिवल ट्रेजेडीज़ हैं उसमें एक स्पष्ट और एक लीनियर, मतलब रेखांकित कर देना हर चीज़ को, उसमें राइज फॉल और एक मोरल एजुकेशन जो है वो शामिल होती थी। तो स्ट्रक्चर का तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम बात करेंगे मार्लेवन ट्रेजेडी के बारे में। तो यहाँ भी अब अगर हम इनको डिस्क्राइब करें तो चीज़ें वही रहेंगी सेम, फोकस, थीम्स, कैरेक्टराइजेशन, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर एंड एक और इसमें ऐड हो जाएगा जो है लैंग्वेज। ठीक है, इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो पहले लेंगे हम फोकस को। मार्लेवन स्टडी जो है, ट्रेजेडी जो है वो एग्जाम्पलीफाइड करती है बाय द वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो और इंट्रोड्यूस करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ट्रेजिक हीरो हु इज़ नॉट नेसेसरी ऑफ नोबल बर्थ बट possesses extraordinary ambition, intellect, and means he is a bunch of knowledge and power। वो इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। थीम की अगर हम बात करें तो मार्लो प्ले करता है कि ड्वेल इनटू थीम्स ऑफ एम्बिशन, ओवर रीचिंग और द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जो अर्थली डिज़ायर्स होती हैं और स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस के बीच, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चैलेंजिंग दिस एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर में जाता है। मतलब कि जो थीम है यहाँ पर मार्लो प्ले जो कर रहा है वो एक तो एम्बिशियस, मतलब इट्स अ थीम ऑफ कम्प्लीटली एम्बिशियस, ओवर रीचिंग एंड एक कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है बिटवीन या डिज़ायर्स और जो स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस के बारे में, जो एंड चैलेंजिंग द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, इसकी बात कर लेंगे हम। कैरेक्टराइजेशन, मार्लो जो हीरो हैं दे आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, उनको कॉम्प्लेक्स दिखाया है। फ्लॉड इंडिविजुअल्स दिखाए हैं हु ड्राइव देयर ओन डाउनफॉल थ्रू देयर एक्शंस और चॉइसेस, जिनका डाउनफॉल हो जाता है अपने ही एक्शन के ज़रिए, अपनी ही चॉइसेस के ज़रिए। ठीक है, तो जो कैरेक्टर दिखाए हैं उनके बारे में बता देना है आपको। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जो डॉक्टर हैं यहाँ पर, डॉक्टर फॉस्टस, उनका ये एक प्राइम एग्जाम्पल होगा वहाँ पे, जहाँ पर जो वे द टिट्यूलर कैरेक्टर कहेंगे आप, एक स्कॉलर भी है एंड ही सेल्स हिज सोल टू द डेविल फॉर नॉलेज एंड पावर, अल्टीमेटली ही लीड्स टू हिज डैमिनेशन। ठीक है, तो डॉक्टर फॉस्टस का एग्जांपल आप दे सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्लो ट्रेजेडीज जो है वो फीचर करती है अ मोर डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ये जो है फीचर करती है विद अ फोकस। इसके साथ साथ फोकस रहता है इनका ऑन द हीरोज इंटरनल स्ट्रगल एंड द डेवलपमेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। ठीक है, लैंग्वेज, मार्लो यूज़ करती है ब्लैक वर्सेस रेवोल्यूशनाइज्ड इंग्लिश ट्रेजेडी, प्रोवाइडिंग अ मोर एलिवेटेड और पावरफुल मीडियम फॉर ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि वाइल बोथ मेडिवल
एंड मार्लोवियन ट्रेजिडीज एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ डाउनफॉल और सफरिंग। ठीक है, दोनों का थीम ये रहता है कि डाउनफॉल एंड सफरिंग की बात करते हैं यहाँ पर। और मार्लो जो कंट्रीब्यूट करता है एज अ शिफ्ट फ्रॉम द फोकस ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस टू द इंटरनल स्ट्रगल एंड choices of individual paving the way for the development of more complex and psychologically nuanced tragic figure in English drama। बस इतना लिख देना, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटैम्प्ट एंड एनालिसिस ऑफ द 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन यूरोप विद रेफरेंस टू इंग्लिश लिटरेचर। बेसिकली जो 18th सेंचुरी का लिटरेचर था ना, उसकी आपको खासियत विशेषताएं बतानी है इसमें, ठीक है। सो हम लिख लेंगे इंट्रोडक्शन में कि जो 18th सेंचुरी था, इसमें ब्रिटेन और यूरोप की हम बात करें, ये एक ऐसा पीरियड था विद द सिग्निफिकेंट चेंजेस और डेवलपमेंट का, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड इट वाज मार्क्ड बाय द राइज ऑफ नॉवल जो थे उनका राइज हो रहा था, उदय हो रहा था। द डोमिनेंस ऑफ नियो क्लासिसिज्म की बात हो रही है यहाँ पर, एंड द एमर्जेंस ऑफ द नॉवल एज अ डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म। नॉवल को एक डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म के रूप में उसका उदय हो रहा था, ठीक है। ये जो एरा था ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टियन एज और द एज ऑफ रीजन विटनेस्ड, ठीक है, एंड अ शिफ्ट फ्रॉम द मोर फ्लैम्बॉयंट स्टाइल ऑफ द रेस्टोरेशन period towards a focus on order, reason and social commentary। बस इतना सा आप इसमें हम लिखेंगे। अब हम बात करते हैं की फीचर्स क्या क्या थे 18th सेंचुरी में विद अबाउट इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हम एक एक ले लेते हैं। तो पहला लेंगे हम नियो क्लासिसिज्म की बात करेंगे। तो राइटर इस टाइम में जो राइटर्स थे, दे एमुलेटेड द क्लासिकल स्टाइल ऑफ एंशियंट ग्रीक रोम, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एम्फसाइज करते थे टू द रीज़न, ऑर्डर और बैलेंस को। एंड जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी इनकी राइटिंग में वो था क्लैरिटी इन देयर राइटिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द राइज ऑफ द नॉवल। 18th सेंचुरी सो द बर्थ एंड फ्लरिशिंग ऑफ नॉवल एज अ मेजर लिटरेरी जेनर। और इस टाइम जो मेन ऑथर्स हुए थे वो थे डैनियल डेफो के, जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था, जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल लिखा था जिन्होंने, और हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स जिन्होंने लिखा था। दे वर द पायनियर एंड दे इन्फ्लुएंस्ड दिस नॉवल राइटिंग एंड दे पायनियरिंग इट्स डेवलपमेंट। किसकी डेवलपमेंट? नॉवेल्स की, ठीक है। प्रोज एंड सटायर, ये पीरियड जो था 18th सेंचुरी वाला, दिस पीरियड सो अ बूम इन प्रोज राइटिंग, ठीक है। प्रोज राइटिंग में एक बहुत बड़ा बूम आया था, इंक्लूडिंग इसमें ऐसे हो गया और पीरियोडिकल्स हो गया, लाइक जो टैटलर एंड द स्पेक्टेटर्स की अगर हम बात करें। इसके बाद जो एक स्टैटिस्टिकल वर्क्स था दैट ऑफन टारगेटेड सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात यहाँ पर होने लगी थी, प्रोज और सटायर की अगर हम बात करें तो। फोर्थ पॉइंट है एम्फसिस ऑन रीजन एंड एनलाइटनमेंट। द एज ऑफ रीजन इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर विद इट्स फोकस ऑन लॉजिक। इस टाइम में जो फोकस होता था ना राइटिंग में, वो होता था लॉजिक्स पर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पर और एम्पिरिकल एविडेंस पर, एंड दैट लीड टू अ मोर रेशनल एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ। सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री की हम बात करें तो जो जितने भी 18th सेंचुरी के जितने भी राइटर्स थे, मोस्टली राइटर्स, दे यूज देयर वर्क टू क्रिटिक सोशल इनजस्टिस, पॉलिटिकल करप्शन एंड द एक्सेस ऑफ द अपर क्लास, ठीक है। बस इतना सा लिख देना आप लोग। मिडिल क्लास ऑडियंस की बात कर लेते हैं। द राइज ऑफ मिडिल क्लास जो है वो एक नया शुरू हो गया था, दैट क्रिएटेड अ न्यू रीडिंग पब्लिक एंड ऑथर्स। जो मिडिल क्लास था ना, उसका एक नई ही क्लास जो है, जो ऑडियंस थी, उसका राइज हो रहा था, जिसने पढ़ना शुरू कर दिया था ऑथर्स को, एंड दैट बिगिन टू कैटर देयर टेस्ट एंड इंटरेस्ट विद नॉवेल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो मिडिल क्लास का भी जो ऑडियंस थी उसका भी राइज हो रहा था,
that created a new reading public and authors that began to cater to their taste and interest with novel reading and other forms of literature. Standardization of English language. जो एलिजाबेथन एरिया था एरा था ना, एलिजाबेथ का एलिजाबेथन एरा, इसमें क्या था, जो नई चीज़ें शुरू हुई थी, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड स्टार्ट हो गया था, ठीक है, न्यू वर्ड्स। एंड 18th सेंचुरी फोकस करता था ऑन स्टैंडर्डाइजिंग स्पेलिंग्स और ग्रामर, ठीक है, ये नई चीज़ शुरू हुई थी, स्पेलिंग और ग्रामर पर ज़्यादा फोकस था, विथ डिक्शनरीज एंड ग्रामर जो प्ले करता था अ क्रूशियल रोल प्ले करता था ये, ठीक है। देन कुछ मेजर जो ऑथर्स हैं और उनके जो राइटिंग है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैं डैनियल डेफो, जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूज लिखी थी, ठीक है। इसके बारे में बता देते हैं कि रॉबिन्सन क्रूजो एक सेमिनल वर्क था दैट एस्टैब्लिश्ड मैनी कन्वेंशंस ऑफ द नोवेल एंड that include the first person narrative, realistic details and a focus on individual experience की बात की गई है इसमें। जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल्स हम सब ने पढ़ी है, एक पावरफुल सटायर था दैट यूजेस फैंटास्टिक जर्नी टू क्रिटिक ह्यूमन नेचर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हेनरी फोल्डिंग, जिन्होंने टॉम जोनस लिखा था, इन्होंने इट्स अ कॉमिक एपिक था ये दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ social mobility, morality and the complexities of human relationship की ये बात करते हैं। अलेक्जेंडर पोप अगस्टन एज का, जिन्होंने एक पोएट थे ये, एंड इस पे इनकी जो राइटिंग थी, इसमें पोप वॉज नोन फॉर हिज सटायरिकल वर्ड्स एंड हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट हो गया एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेरी टेस्ट की बात कर लेते हैं हम। इसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं। आप इसे ज़्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 एग्जांपल दिए हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। कंक्लूजन लिखेंगे कि जो 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन वाज अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड चेंज इन लिटरेचर मार्क्ड बाय राइज ऑफ नॉवल, ठीक है, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, द एमरजेंस ऑफ ए न्यू रीडिंग पब्लिक, जो कि मिडिल क्लास पीपल थी। राइटर्स जो थे वो इंगेज थे विद सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, दे एक्सप्लोर्ड थीम ऑफ रीजन ह्यूमन नेचर एंड शेप्ड द लिटरेरी लैंडस्केप फॉर जनरेशन टू कम। बस, इससे ज़्यादा मत लिखना। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जामिन द डचेस एज अ ट्रेजिक प्रोटेगोनिस्ट इन द डचेस ऑफ मल्फी। देखो, जो डचेस ऑफ मल्फी है ना, इससे आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चंस आ जाएगा इसमें, तो डचेस ऑफ मल्फी करके जाना, इसको तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें से कुछ भी आ जाएगा, मतलब कुछ भी, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके एक ही पेपर में, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि जो डचेस ऑफ मल्फी है, इसमें जो डचेस हैं वो सर्व करती हैं एज ए ट्रेजिक प्रोटेगोनिस्ट, ठीक है, विद एम्बडिंग बोथ नोबिलिटी और वल्नरेबिलिटी को। शी डिफाइंस सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, जो डचेस ऑफ मल्फी हैं वो डिफ़ाइन करती हैं जो सोशल एक्सपेक्टेशंस को एक तरह से चैलेंज करती हैं, बाय मैरिंग फॉर लव और अल्टीमेटली लीडिंग टू हर डाउनफॉल। मतलब जो एक लव मैरिज करके उसने एक सोशल जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होती है ना, उसको एक तरह से चैलेंज करती है और यही रीज़न बनता है उसका डाउनफॉल का, ठीक है। जो हर इसमें लिखेंगे हर ट्रेजिक फ्लो लाइज इन हर इनहेरेंट गुडनेस एंड ट्रस्ट विच आर एक्सप्लॉइटेड बाय हर ओन ब्रदर्स, ठीक है, फर्डिनेंड एंड द कार्डिनल हु एम्बडी करप्शन एंड क्रूअल्टी। बस इतना सा इसमें लिख देना। इसके बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा हाई स्टेटस एंड नोबल कैरेक्टर। इसमें आप लिखेंगे कि जो डचेस हैं, द डचेस इज़ अ वुमन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग, अ डचेस विच इनिशियली प्लेस हर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, ठीक है, पावर एंड इन्फ्लुएंस। फिर भी हर पोजीशन ऑल्सो मेक्स हर अ टारगेट, जो उसकी पोजीशन है ना वो उसको एक टारगेट बना देती है फॉर दोज हु सीक टू कंट्रोल हर एंड हर वेल्थ, जो उसको
और उसकी जो वेल्थ है, संपदा है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हाई स्टेटस एंड नोबल कैरेक्टर। सेकंड है फ्लॉड हीरोइज्म की बात कर लेते हैं। जब डचीज वाइल द डचीज इज़ प्रेजेंटेड एज अ वर्चुअस, कीमती होता है ना, एंड करेजियस वूमेन, यहाँ पर जो लेडी है उसको एक तो वर्चुअस, ठीक है, और करेजियस, साहसी महिला के रूप में दिखाया। हर ट्रस्टिंग नेचर एंड डिज़ायर फॉर लव प्रूव्स करता है टू हर अनडूइंग को। शी इज़ टू ट्रस्टिंग ऑफ बसोला हु इज़ सीक्रेटली वर्किंग फॉर हर ब्रदर्स एंड इज अल्टीमेटली लीड्स टू इम्प्रिजनमेंट और डेथ। ठीक है, तो जो फ्लॉलेस हीरोइज्म है उसकी भी बात करी जाएगी यहाँ पर। थर्ड है ट्रेजिक डाउनफॉल की बात करेंगे हम। जो डचीज है ही डिफाइंस ऑफ सोशल कन्वेंशंस बाय मैरिंग एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो जो शादी करती है ना, हर स्टीवर्ड इज़ अ की फैक्टर इन हर ट्रेजिक फेट। ये जो एक्शन है ना, द एक्ट ऑफ रिबेलियन दैट फ्यूल्ड बाय लव एंड दैट प्रोवोक्स द wrath ऑफ her brothers who sees as a threat to her social standing and control। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप ये भी बताएंगे कि जो इसका जो ट्रेजिक डाउनफॉल था उसमें थोड़ा सा ये भी बता देना कि जो एंटोनियो से उसने शादी करके जो सामाजिक परंपराएं थी उसको चैलेंज किया था, और उसका जो भाग्य था वो भाग्य, दुखद भाग्य बोलेंगे, दुखद भाग्य जो था उसके पतन का एक मेन कारण बन गया था। और अपने ही जो शी वॉज इंस्पायर्ड टू हर लव, और यही चीज़ उसके जो भाई होते हैं उनको थोड़ा सा और ज़्यादा क्रोधित कर देती हैं, और एक विद्रोह का जो थोड़ा सा यहाँ पर सीन बन जाता है, जो अपनी सामाजिक जो सोशल स्टेटस होता है ना, और उसको उस पर कंट्रोल रखने के लिए वो एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन बन जाती है यहाँ पर। फिर है सिंबल ऑफ रेजिलेंस के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसमें जो डचीज़ हैं इनकी जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड पावर एंड सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स जो प्लेस करी जाती है अपन वुमेन इन द जैकोबियन एरा। उसके जो ब्रदर्स हैं, जो उसके भाई हैं, उनकी जो हर ब्रदर्स टायरनी एंड हर ओन इनएबिलिटी टू एस्केप देयर कंट्रोल, वो अंडरस्कोर करती है द प्लेस थीम ऑफ करप्शन एंड ऑपरेशन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज चॉइस, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड चॉइस। डचीज की जो ट्रेजिक डेथ हुई है वो हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर थे? हर ब्रदर्स क्रुअल्टी, हर ओन चॉइसेस एंड सोसाइटल नॉर्म्स दैट रेस्ट्रिक्ट हर फ्रीडम। ठीक है, ये परिस्थितियाँ थी, इन परिस्थितियों की वो शिकार हुई थी। कंक्लूजन, द डचीज स्टोरी इज़ अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, बिट्रेयल एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ what? Defying social expectations, at the same time making her a compelling and tragic figure in John Webster's play। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वुड यू कंसिडर लिसिडास टू बी अ ब्लेंड ऑफ क्रिश्चियन एंड पेगन इमेजेस? ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि यस, चलिए इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताता है कि जो लेसिडास है, क्या ये एक जो एक होता है ना, एक मिश्रण, जो ब्लेंड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड पेगन इमेजेस का एक ब्लेंडिंग है, मिश्रण है, उसके बारे में आपको बताना है, और कैसे है ये भी बताना है। ठीक है, तो लेसिडास इज़ अ वेल ब्लेंड ऑफ क्रिश्चियन एंड पेगन इमेजेस। मिल्टन एम्प्लॉयज़, जॉन मिल्टन ने ये लिखा था। ठीक है, he employs both classical methodological figures and Christian theological concept in his pastoral elegy of on the death of Edward King। आपको याद होगा, पढ़ के जाना है इसको। ठीक है, इसमें क्या था कि दिस ब्लेंडिंग इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये ब्लेंडिंग क्यों ज़रूरी है? ये ब्लेंडिंग इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएम एंड contributes to his complexity and richness।
ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट बनेगा पेगन एलिमेंट्स। पेगन एलिमेंट क्या होता है कि ये जो पोएम है ना, द पोएम फीचर्स न्यूमरस पेगन डेटीज और फिगर्स की बात करते हैं, सच एज स्टाइरस, फॉन्स, नेपट्यून्स, पेनोप एंड ट्राइटोन। ये जो फिगर्स हैं, दीज फिगर्स आर इन्वोक्ड टू एक्सप्रेस द ग्रीफ एंड लेमेंट ऑफ लेसिडस डेथ। ठीक है, सेकेंड क्रिश्चियन एलिमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पर। द पैगन फिगर्स, अलोंगसाइड दिस पैगन फिगर्स, मिल्टन जो है वो इनकॉर्पोरेट्स क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स लाइक द आइडिया ऑफ अ डिवाइन शेफर्ड, ठीक है, एंड द प्रॉमिस ऑफ हेवनली रिवॉर्ड की बात करते हैं। ये जो पोएम है, दिस पोएम ऑल्सो ग्रैपल्स विद थीम्स ऑफ डेथ, इमोर्टलिटी, ठीक है, विच आर सेंट्रल टू क्रिश्चियन आइडियोलॉजी। ओके, थर्ड हमारा ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशंस, की जो ट्रेडिशन होती है, परंपराएं होती हैं, उनको कैसे ब्लेंड करते हैं, उनको ब्लेंड करके क्या होगा। तो मिल्टन डजेंट सिंपली जस्ट अपोज दीज टू ट्रेडिशंस, ही इंटरव्यूज देम, ठीक है, वो सिर्फ ब्लेंड नहीं करते हैं, वो इंटरव्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लेसिडस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए जीनियस टू श्योर, जीनियस ऑफ द श्योर, ये एक पैगन कॉन्सेप्ट था, बट हिज इवेंचुअल राइज ऑफ हेवन इज़ ए क्रिश्चियन वन। जो हेवन का जो राइज बताया ना इसमें, साथ साथ वो क्रिश्चियनिटी ब्लेंडिंग की एक एग्जांपल था। दिस ब्लेंडिंग क्रिएट्स अ यूनिक पोएटिक इफेक्ट एंड अलाउज मिल्टन टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रीफ, लॉस एंड फेथ। ठीक है, ये ब्लेंडिंग हो गया। नेक्स्ट है मिल्टन्स पर्पस। मिल्टन का पर्पस क्या था इन सब करके। मैं जब जब ये मिल्टन देख रही हूँ ना, मुझे मिल्टन के वो टिफ़िन वगैरह याद आ जाते हैं मिल्टन, खैर जो का पार। मिल्टन पर्पस, ये जो मिक्सिंग थी ना पेगन और क्रिश्चियनिटी एलिमेंट्स की, ये मेयरली डेकोरेटिव थी। ठीक है, मिल्टन यूज़ करते हैं दीज डाइवर्स इमेजेस टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ फेम, ठीक है, बोथ अर्थली और डिवाइनली दोनों को, एंड द रोल ऑफ द पोएट एंड द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को ये यूज़ करते हैं इन द फेस ऑफ डेथ। द पोएम अल्टीमेटली सजेस्ट करती है द सुपीरियोरिटी ऑफ क्रिश्चियन होप एंड इमोर्टलिटी ओवर द फ्लीटिंग नेचर ऑफ अर्थली फेम। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन लिख देना, क्वेश्चन कंप्लीट। चलो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। डिस्कस ड्रायडन्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। जो ड्रायडन हैं उनका इंग्लिश लिटरेचर में क्या योगदान है, ये भी अक्सर पूछा जाता है इन पर क्वेश्चन, तो इसको कर लेते हैं हम। तो हम इंट्रो में थोड़ा सा लिख देंगे कि जॉन ड्रायडन वॉज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, पर्टिकुलरली नॉन हिज कंट्रीब्यूशन एज अ पोएट, प्ले राइट, ठीक है, प्ले राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक के रूप में मेन इनका कंट्रीब्यूशन था। ही इज़ ऑफन क्रेडिटेड विद बीइंग अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर एंड प्रोज फॉर हिज मास्टरी ऑफ सटायरिक पोएट्री के लिए जाने जाते थे ये। और जो ड्रायडन का जो इम्पैक्ट था वो एक्सटेंड करता था अक्रॉस वेरियस लिटरेरी जेनर के लिए, इंक्लूडिंग ड्रामा, पोएट्री, ठीक है, और क्रिटिसिज्म की बात कर ली हमने। एंड दीज ऑल थिंग्स मेक्स हिम अ वर्सेटाइल एंड इम्पोर्टेंट राइटर फॉर 17th सेंचुरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन में पहला हम लिखेंगे पोएट्री के बारे में। तो ड्रायडन जो थे वो एक प्रोलिफिक पोएट थे एंड हिज वर्क encompasses a range of styles, ठीक है, from heroic couplet to satiric verse. He is celebrated for his ability to craft elegant and impactful poetry.
ठीक है, पर्टिकुलरली इन हिज सटायर, बेसिकली उनके सटायर्स में देखा जाता है। ठीक है, तो पोइट्री हो गया हमारा। सेकंड है ड्रामा। ड्रामा की बात कर लेते हैं कि जो ड्राइडन है ही रोट न्यूमेरियस प्लेज इंक्लूडिंग ट्रेजेडीज़। ठीक है, ट्रेजेडीज़ उन्होंने लिखी हैं, कॉमेडीज़ लिखी हैं, और जो ड्रामेटिक ओपेरा, ये इनकी बात कर लेंगे। एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज वर्सटैलिटी एज अ प्ले राइटर। ठीक है, ही वॉज अ प्ले राइटर, वर्सटाइल, ही वॉज वर्सटाइल इन एवरीथिंग। ही प्लेज जो उसके प्लेज थे दे वर पॉपुलर ड्यूरिंग हिज टाइम एंड दैट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में भी के जो डेवलपमेंट में भी उनका काफ़ी योगदान था। नेक्स्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। ड्राइडल की जो राइटिंग थी ना, ही वॉज that was a critical writing and that was extensive or influential, establishing himself in a significant voice in literary criticism. And some journals also about his which was published in that era, that also portray Dryden's work as a considered as a fundamental of modern English criticism, and he is often referred to as the father of English criticism. Then prose style. ठीक है, प्रोज स्टाइल की हम बात कर लेते हैं। प्रोज स्टाइल में ड्राइडन जो है उसकी जो प्रोज स्टाइल थी वो कंसिडर करी जाती थी एज अ मॉडल ऑफ क्लैरिटी के लिए, प्रिसीजन के लिए और एलिगेंसी के लिए। एंड ही वॉज क्रेडिटेड विद हेल्पिंग टू शेप द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे दैट इज इम्पैक्ट एंड लेगेसी। Dryden's influence on English literature is undeniable. His work continues to be studied or admired for their literary merit and historical significance. He bridged the gap between earlier literary style and the emerging modern era that make him a crucial figure in literary history. Conclusion. ठीक है, एंड क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है, वीडियो हेल्पफुल हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक एंड शेयर कर देना। बेस्ट ऑफ लक।